प्रशिक्षण सत्र समाप्त होने के बाद रूई का यह पहला गंभीर स्पैरिंग मुकाबला था। वह अपने प्रदर्शन से काफी संतुष्ट था, हालांकि वह अभी भी और मजबूत होना चाहता था। उसने हाल ही में जिन तकनीकों में महारत हासिल की थी, वे इस प्रकार थीं। आंतरिक विचलन पर महारत हासिल करने से उसकी रक्षा इतनी मजबूत हो गई थी कि केन उसे तब तक चोट नहीं पहुंचा सकता था जब तक कि वह अपने सामान्य तीखे वारों के बजाय पूरी ताकत से हमला न करे। बाहरी अभिसरण ने उसकी शक्ति को इतना बढ़ा दिया था कि रूई से सीधे मुकाबला करना एक हारने वाली लड़ाई थी। रूई हमेशा केन को उससे कहीं अधिक तेजी से चोट पहुंचाता और घायल कर देता था जितना कि केन रूई को हराने में सक्षम होता था। भूकंपीय मानचित्रण ने उसकी कमियों को दूर कर दिया था। वह केन की गतिविधियों, दांव पेच और स्थिति का सटीक रूप से पता लगाने में सक्षम था, यहां तक कि तब भी जब केन उसकी परिधीय दृष्टि से बच निकलता था। इन तीनों तकनीकों ने सफलतापूर्वक उसकी नींव को मजबूत किया, जिससे वह वॉइड एल्गोरिदम की सहायता के बिना भी एक कुशल मार्शल प्रशिक्षु बन गया। फिर भी इन सब के बावजूद केन रूई का मुकाबला करने में सक्षम था। उसकी गति, फुर्ती और कुशलता हमेशा से ही असाधारण थी, लेकिन जब उसने अपनी अधिकतम गति को लगातार बनाए रखना सीख लिया, तो उससे निपटना वाकई बेहद मुश्किल हो गया। इसके अलावा इस बार केन को हराने के लिए उसने जो रणनीति अपनाई थी, वह ऐसी रणनीति नहीं थी जिसका दुरुपयोग किया जा सके। अगर वे दूसरी बार लड़ते तो केन उसी चाल में नहीं फंसता। उसे बस इतना करना था कि जब रूई रक्षात्मक मुद्रा में आए तो आक्रामक हमले से बच जाए और लड़ाई बराबरी पर आकर खत्म हो जाती। सच तो यह है कि रूई के पास अपनी रणनीति के बिना भी जीतने का एक तरीका था। उसने जो चौथी तकनीक सीखी थी वह थी पलक झपकाना। यही उसका तुरुप का पत्ता था। लड़ाई में कई ऐसे क्षण आए जहां ब्लिंक की वजह से रूई को केन को पकड़ने का मौका मिल जाता, जिससे संभवतः रूई की ही जीत होती क्योंकि रूई उन दोनों में बेहतर पहलवान था। हालांकि रूई ने अंततः इस तकनीक का उपयोग न करने का निर्णय लिया। इस तकनीक की क्षमता तब सबसे अधिक थी जब उसके प्रतिद्वंद्वी इससे अनभिज्ञ थे। प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण केंद्र में खुलेआम इसका उपयोग करना बुद्धिमानी नहीं थी, क्योंकि आखिर यह केंद्र केवल उन दोनों के लिए ही नहीं था। वहां कई मार्शल आर्टिस्ट मौजूद थे जो उनके अभ्यास पर नजर रख रहे थे। शायद इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। आखिर ब्लिंक दिखावटी तो नहीं था। शायद उनमें से किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। फिर भी रूई जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने इस तकनीक का इस्तेमाल बिल्कुल न करने का फैसला किया। अभ्यास सत्र ने उसे यह विचार दिया कि वह अपनी बहुमुखी प्रतिभा को और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता है। अब तक उसने मुख्य रूप से युद्ध के मूलभूत पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया था: आक्रमण, बचाव, पैंतरेबाजी, सहनशक्ति, प्रहार, पकड़ आदि। अब जब उसने 12 प्रशिक्षु स्तरीय तकनीकों के साथ इन सभी क्षेत्रों को वास्तव में सुदृढ़ कर लिया था, तो वह अपनी मार्शल आर्ट की बहुमुखी प्रतिभा को इन बुनियादी क्षेत्रों से आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। पृथ्वी पर एमएमए लड़ाकू खेलों में प्रहार, हाथापाई, रक्षात्मक बचाव के साथ साथ बचाव और आक्रामक दांवपेच के अलावा और कुछ खास नहीं था। लेकिन गाया की दुनिया में मार्शल आर्ट के लिए स्थिति अलग थी। ऐसी कई और भी अनोखी तकनीक प्रणालियां और गूढ़ तकनीकें थीं जो सिद्धांतों और तंत्रों पर आधारित थीं, जो पृथ्वी पर कोरी कल्पना से अधिक कुछ नहीं होती। अब जबकि रूई ने अपनी मार्शल आर्ट की नींव को पूरी तरह से मजबूत और ठोस बना लिया था, वह अपनी मार्शल आर्ट को इन अधिक रोमांचक क्षेत्रों में विस्तारित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। यह विचार अपने आप में बेहद आकर्षक था, लेकिन ऐसा करने के ठोस कारण भी थे। इसका सबसे बड़ा कारण वॉइड एल्गोरिदम की परिष्करण प्रक्रिया थी, जिसे पृथ्वी से बाहर की सीमित मार्शल आर्ट के लिए डिजाइन किया गया था, न कि लगभग जादुई गाया मार्शल आर्ट के लिए। एक प्रभावी प्रतिनिगमनात्मक प्रणाली को शामिल किए बिना यह संभव नहीं होगा, जो इन तकनीकों की गहन समझ के बिना और इन तकनीकों और क्षेत्रों में महारत हासिल किए बिना नहीं किया जा सकता है। निस्संदेह उन्होंने इस दिशा में पहला कदम पहले ही उठा लिया था। जब उन्होंने सिस्मिक मैपिंग और ब्लिंक जैसी संवेदी और गुप्त तकनीकों को खरीदा और उनमें महारत हासिल की, तो उन्होंने युद्ध के मूलभूत क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी अपनी मार्शल आर्ट की बहुमुखी प्रतिभा को व्यापक बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा दिया था। वह इसी चलन को जारी रखना चाहता था। जाहिर है, ऐसा करना आसान नहीं था। जैसे जैसे वह युद्ध के बुनियादी क्षेत्रों से दूर होता गया, एमएमए और लड़ाकू खेलों पर उसके शोध का आधार बेकार होता गया। शायद इसी वजह से उसे इन तकनीकों में महारत हासिल करने में ज्यादा समय लग गया। इसके अलावा उसे याद आया कि इनमें से कई तकनीकें सस्ती नहीं थीं। गुप्त और संवेदी अनुभागों में कई तकनीकें कितनी महंगी थीं। उन्हें खरीदने में बहुत समय और कई मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा करना पड़ता।
चूंकि टूर्नामेंट में अभी 6 महीने से थोड़ा अधिक समय बाकी था, इसलिए उसने पहले ही मिशनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करने और कैनरियन मार्शल फेस्टिवल शुरू होने से ठीक पहले अंतिम प्रशिक्षण सत्र से पहले एक आखिरी बार पूरी तैयारी करने का फैसला कर लिया था। हफ, रूई उठ खड़ा हुआ। एक और राउंड खेलना चाहते हो? हाँ, लेकिन क्या आप वाकई आश्वस्त हैं? केन ने पूछा। आपका क्या मतलब है? क्या तुम भूल गए कि आज यहाँ क्या था? केन ने पूछा। स्क्वायर की युद्ध प्रदर्शनी। याद आते ही रूई की आंखें खुशी से चमक उठी। वह हाल ही तक जिन 4 तकनीकों का प्रशिक्षण ले रहा था उनमें इतना मग्न था, साथ ही मार्शल फेस्टिवल के बारे में भी, कि वह आज होने वाले कार्यक्रम के बारे में पूरी तरह भूल गया था। मार्शल अकादमी के स्क्वायर प्रशिक्षकों के बीच मार्शल स्क्वायर युद्ध का एक सत्र। रूई ने पहले भी मार्शल स्क्वायरों को अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते देखा था, यहां तक कि वह स्क्वायर कायरी से लड़ भी चुका था, लेकिन यह अलग था। जब उसने उनसे लड़ाई की थी, उसके विपरीत वह अपनी अधिकांश शक्ति को रोककर नहीं रखने वाली थी। उसे अंततः अपनी आंखों से एक मार्शल स्क्वायर की वास्तविक शक्ति देखने का अवसर मिलेगा। बेशक स्क्वायर्स पूरी ताकत से नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्हें गंभीरता से मुकाबला करते देखना ही रूई के लिए काफी आकर्षक था, जो उस अलौकिक शक्ति को प्राप्त करने का सपना देखता था। मार्शल स्क्वायर्स की शक्ति मार्शल अप्रेंटिस की शक्ति से कहीं अधिक थी। रूई को कभी 2 स्क्वायर्स को आपस में लड़ते देखने का मौका नहीं मिला था, इसलिए वह उतना ही उत्साहित था जितना कोई बच्चा अपने पहले थिएटर अनुभव में होता है। इस दृश्य को देखने के लिए कई मार्शल आर्ट के प्रशिक्षु आए थे, जो सभी अखाड़े से काफी दूरी पर बैठे थे। ये जानबूझकर किया गया था। मार्शल स्क्वायर्स इतने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे कि उनके पास होना ही बेहद खतरनाक था। इसके अलावा वे इतने असाधारण रूप से तेज थे कि अगर मार्शल अप्रेंटिस बहुत करीब आ जाते तो उनकी आंखें किसी भी स्तर पर लड़ाई को देख ही नहीं पाती। दूर से तेज गति वाली वस्तुओं को देखना पास से देखने की तुलना में आसान था। रॉकेट ध्वनि की गति से दर्जनों गुना अधिक गति से चलते थे, फिर भी मनुष्य उन्हें दूर से नंगी आंखों से आसानी से देख सकता था। वातावरण में एक सामान्य उत्साह का माहौल था, तभी अचानक कई भारी भरकम शक्तियों ने वातावरण पर अपना प्रभाव डाला। स्क्वायर कायरी और डायलन अपनी मार्शल वर्दी पहने हुए परिसर में दाखिल हुए। वे स्क्वायर प्रशिक्षक थे जिनसे रूई परिचित था, क्योंकि उसने हाल ही तक उनसे प्रशिक्षण लिया था। स्क्वायर की वर्दी रूई की मार्शल प्रशिक्षु के रूप में पहनी जाने वाली वर्दी से काफी अलग थी। वे छात्रों की अनदेखी करते हुए स्क्वायर परिसर के केंद्र की ओर बढ़े। यह कोई शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं था और छात्र चाहे तो देख सकते थे या जा सकते थे। बेशक छात्रों का एक बहुत बड़ा बहुमत स्क्वायर्स को गंभीरता से लड़ते हुए देखने में रुचि रखता था, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही, यहां तक कि मार्शल परिवारों से भी, ने पहले इसका अनुभव किया था। स्क्वायर्स कायरी और डायलन ने सबसे पहले मैदान में अपनी अपनी जगह ले ली और एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी बनाए रखी। कायरी, काफी समय हो गया है जब हमने मुकाबला किया था। डायलन हंस पड़ा। चूंकि यह एक खास मौका है, तो चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर मैं जीतता हूं तो तुम्हें मेरे साथ डेट पर जाना होगा। इससे छात्रों में थोड़ी हलचल मच गई। कायरी ने बिना कुछ कहे बस नाक सिकोड़ी और एक तटस्थ मुद्रा अपना ली, जिसमें एक हाथ हथेली आगे की ओर फैला हुआ था और दूसरा हाथ मुट्ठी बंद करके थोड़ा पीछे की ओर मुड़ा हुआ था। दूसरी ओर डायलन ने आक्रामक रुख अपनाया, एक मुट्ठी कमर पर रखी, पूरी ताकत से वार करने के लिए तैयार, और दूसरी मुट्ठी छाती की ऊंचाई पर थोड़ा आगे, सीधे कायरी के चेहरे की ओर इशारा करते हुए। उनके रुख उनकी शैलियों को दर्शाते थे। डायलन स्वाभाविक रूप से आक्रमण उन्मुख मार्शल आर्टिस्ट थे, क्योंकि वे आक्रमण प्रशिक्षण सुविधा के मुख्य प्रशिक्षक थे, जबकि कायरी एक सर्वगुण संपन्न मार्शल आर्टिस्ट थे, जो युद्ध प्रशिक्षण सुविधा के मुख्य प्रशिक्षक थे। जैसे जैसे उनकी एकाग्रता और सतर्कता बढ़ती गई, वातावरण पल पल और अधिक गंभीर होता गया, जिससे मार्शल आर्ट के प्रशिक्षुओं के मन पर दबाव बढ़ता गया। लड़ाई की शुरुआत धमाकेदार नहीं हुई। स्क्वायर डायलन धीरे धीरे उनके बीच की दूरी कम करते हुए आगे बढ़ा, जबकि कायरी स्थिर रहा, बेफिक्र। पाव, जैसे ही उसने हल्का सा मुक्का मारा, हवा के तेज झोंके उठे, जिसे कायरी ने तुरंत आसानी से रोक दिया। उसने कायरी के बचाव पर कई हल्के मुक्के मारे, बस उसे परखने के लिए। और फिर असली लड़ाई शुरू हुई। डायलन ने जबरदस्त ताकत से लात मारी। बेत की मार। कायरी ने घूमते हुए वार को अपने शरीर से दूर धकेलते हुए उसका सामना किया। पाव पाव पाव, उसने अलग अलग तरह के हमलों की बौछार कर दी। मुट्ठी, मुट्ठी, हथेली, काटना। उनकी शैली अविश्वसनीय रूप से विविध थी। हालांकि उसमें असाधारण बहुमुखी प्रतिभा थी, लेकिन डायलन उससे भी कहीं अधिक बहुमुखी प्रतिभा का धनी प्रतीत होता था।
उसने हमलों की और भी अधिक बौछार कर दी और अपनी मजबूत शारीरिक शक्ति का लाभ उठाते हुए प्रहारों में उस पर बढ़त हासिल कर ली। स्क्वायर डायलन कमाल का खिलाड़ी है, वह स्क्वायर कायरी के खिलाफ बढ़त हासिल कर रहा है, केन ने धीरे से कहा। मुझे नहीं पता केन, रूई ने तल्लीन भाव से जवाब दिया। ये बात और भी अविश्वसनीय है कि कायरी एक ऑलराउंडर होने के बावजूद उसके खिलाफ बराबरी का खेल दिखा सकता है, जबकि वह एक आक्रामक खिलाड़ी है। ऑलराउंडरों को अक्सर कई क्षेत्रों में महारत हासिल करनी पड़ती थी, आमतौर पर किसी एक क्षेत्र में बेहद अच्छा होना संभव नहीं होता था। रूई खुद इस बात को भली भांति जानते थे। उनकी तकनीकों की शक्ति और गति सचमुच अद्भुत थी। उनके टकराव से धरती कांप उठी, जिससे दूर दूर तक मार्शल आर्ट के प्रशिक्षुओं तक हल्की गूंज और झटके महसूस हुए, जिससे वे आश्चर्यचकित और विस्मयचकित रह गए। फिर भी मुक्केबाजी की प्रतियोगिता में कायरी का प्रदर्शन काफी आश्चर्यजनक था, लेकिन चाहे वह कितनी भी करीब क्यों न हो, उस मामले में वह फिर भी हीन थी। अंततः वह पीछे हट गई और सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर छलांग लगाए। मुझे लगता है कि आक्रमण के मामले में मैं आपको हरा नहीं सकती, उसने स्वीकार किया। हे, डायलन हंस पड़ा। ये तो स्वाभाविक ही है। फिर भी मैं ये लड़ाई हारने का इरादा नहीं रखती। उसने अपना रुख बदल लिया, अपनी बाहों को सामने की ओर थोड़ा नीचे करके आराम से खड़ी हो गई और अपने पैरों को शरीर के करीब केंद्रित कर लिया। उस रणनीति से गतिशीलता और बचाव के लिए आक्रमण क्षमता का त्याग करना पड़ता है, रूई ने टिप्पणी की। वह अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव करने की योजना बना रही है। वह बिजली की तेजी से अंदर कूदी, उनके बीच की दूरी के बावजूद मार्शल प्रशिक्षुओं की निगाहों से बच निकली, अपने पीछे केवल एक शॉकवेव छोड़ गई। वह डायलन के ठीक पीछे दिखाई दी। बैम! डायलन बड़ी मुश्किल से समय रहते वार को रोक पाया, हालांकि उसकी ताकत से उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने ताबड़तोड़ वार किए, लेकिन इस बार उसने स्क्वायर स्तर की अलग तकनीकें अपनाई। पहले के विपरीत इन तकनीकों में ताकत की बजाय फुर्ती पर ज्यादा जोर था। वह लगातार उस पर वार करती रही। डायलन ने झुंझलाते हुए कहा और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने उसे उड़ाने की उम्मीद में एक जोरदार किक मारी, लेकिन वह तुरंत किनारे हट गई और फिर से हमला करने लगी। डायलन ने उसे चोट पहुंचाने की उम्मीद में मुक्कों की बौछार कर दी। वह या तो चकमा देती थी, गेंद को मोड़ देती थी या दिशा बदल देती थी, या फिर इन तीनों का संयोजन करती थी, न कि पहले की तरह सीधे रोकती थी। बहुत कम ही ऐसे वार हुए थे जो सीधे उस पर लगे थे। अगर दोनों टीमें सीधे सीधे एक दूसरे पर हमले करतीं, तो डायलन का आक्रमण कायरी के बचाव को कायरी के आक्रमण से कहीं अधिक तेजी से ध्वस्त कर देता। एक आक्रामक विशेषज्ञ की आक्रमण क्षमता ऐसी ही होती है। इसके बजाय उसने अपनी गतिशीलता, दिशा बदलने की क्षमता और रफ्तार का इस्तेमाल करके लड़ाई को असममित बना दिया, जिससे डायलन द्वारा उस पर किए जाने वाले हमलों की संख्या में नाटकीय रूप से कमी आई। धीरे धीरे वो बढ़त हासिल करने में कामयाब हो गई। पूश! कायरी ने डायलन के एक वार से खुद को बचाया, जबकि अलग अलग हाथों की तकनीकों का उपयोग करते हुए विशिष्ट कोणों से कोमल और संवेदनशील क्षेत्रों पर प्रहार करके अधिकतम दर्द और क्षति पहुंचाई, जिससे डायलन के चेहरे पर दर्द के भाव आ गए। पाव पाव पाव! क्या ये वाइटल प्रेशर नहीं है? रूई ने पूछा। लड़ाई के कुछ घंटों बाद बड़ी मुश्किल से ही वह इस आक्रामक तकनीक की जानी पहचानी विशेषताओं को पहचान पाया था। कायरी इतनी तेज थी कि उसे उसके वारों को ठीक से समझ पाना भी मुश्किल हो रहा था। अगर उसने किसी मार्शल आर्ट के प्रशिक्षु को देखा होता तो वह तुरंत पहचान लेता। हालांकि कायरी के हमले लगभग एक समान गति के थे। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ही है। केन ने आंखें सिकोड़ते हुए और सिर आगे झुकाते हुए स्वीकार किया, ताकि वह कायरी के लगातार हमलों का सामना कर सके। केन भी उसके हमलों को ठीक से समझ नहीं पाता। रूई ने सोचा, केन उसके दोस्तों में सबसे तेज था। अगर केन भी इतना कमजोर था, तो यह मार्शल स्क्वायर्स की असाधारण क्षमता को दर्शाता है। अगर कायरी वाइटल प्रेशर तकनीक का इस्तेमाल कर रही होती तो उसे ज्यादा हैरानी नहीं होती। यह एक बेहद उपयोगी और बुनियादी तकनीक थी। यह ऐसी तकनीक थी जो मार्शल आर्ट के उच्च स्तर पर भी अपनी प्रासंगिकता नहीं खोती। प्रत्येक जीवित प्राणी में कोमल, कमजोर और संवेदनशील स्थान होते हैं। जब तक ये महत्वपूर्ण स्थान सार्वभौमिक रूप से मौजूद रहते हैं, तब तक इन पर विभिन्न तरीकों से दबाव डालकर अधिक दर्द और क्षति पहुंचाई जा सकती है। यही वह सिद्धांत था जिस पर वाइटल प्रेशर आधारित था। ये वास्तव में एक मूलभूत तकनीक थी। उन्होंने जितने भी मार्शल आर्टिस्ट देखे थे जो किसी न किसी रूप में प्रहार का प्रयोग करते थे, उनमें से लगभग सभी वाइटल प्रेशर का उपयोग करते थे। शायद मैं इस तथ्य को वॉइड एल्गोरिदम में एकीकृत कर सकता हूं। रूई को एहसास हुआ
यदि जीवन शक्ति इतनी सार्वभौमिक है तो उस तकनीक के लिए विशेष रूप से निर्मित एक प्रतिनिगमनात्मक प्रणाली विकसित करना काफी उपयोगी हो सकता है। वह केन के खिलाफ पहले इस्तेमाल की गई रणनीति को वाइटल प्रेशर तकनीक पर लागू कर सकता था। वाइटल प्रेशर से हमले के स्थानों की संख्या कम हो जाती थी क्योंकि शरीर पर कमजोर और संवेदनशील हमले के स्थानों की संख्या कुल हमलों के स्थानों की तुलना में कम होती थी, जिससे प्रतिद्वंद्वी की चालों का पहले से अनुमान लगाना और उन हमलों के जवाब में अपनी प्रतिक्रिया को अधिक प्रभावी ढंग से अनुकूलित करना आसान हो जाता था। उसने ऐसे विचारों को एक तरफ रखते हुए अपना सिर हिलाया और लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। वह इस बारे में बाद में और गहराई से सोच सकता था। उन्हें यह महसूस होने लगा कि स्क्वायर डायलन की हरकतें धीरे धीरे सुस्त और आलसी होती जा रही हैं। लड़ाई की शुरुआत में उनकी हरकतें तेज और ऊर्जावान थीं, लेकिन अब वे निस्संदेह धीमे हो गए थे। उसका चेहरा पसीने से तर था और उसकी सांस फूल रही थी, जबकि दूसरी ओर कायरी काफी कम थका हुआ लग रहा था। रूई ने तुरंत सारी कड़ियों को जोड़ दिया। एक सर्वगुण संपन्न खिलाड़ी के रूप में उसकी सहनशक्ति शायद स्क्वायर डायलन जैसे किसी व्यक्ति से बेहतर है। रूई ने सोचा। जहां तक वह समझ सकता था, उसने युद्ध के लिए एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाया था जो एक सर्वगुण संपन्न खिलाड़ी के रूप में उसकी सभी मिश्रित शक्तियों का अधिकतम उपयोग करता था, जबकि आक्रामक शक्ति के महत्व को कम करता था। अरे वाह, तुम्हें क्या पता है? रूई ने मन ही मन सोचा। वह मूलतः वॉइड एल्गोरिदम के सबसे बुनियादी स्तर के समान कुछ कर रही है। उन्हें ज्यादा हैरानी नहीं हुई। वॉइड एल्गोरिदम अपने सबसे सरल रूप में एक तरह से सामान्य ज्ञान का व्यवस्थित डेटा संचालित प्रोटोकॉल ही था। उन्हें नहीं लगता था कि वॉइड एल्गोरिदम कोई अजेय चीज है जिसे मार्शल आर्ट के उच्चतर स्तर दोहरा नहीं सकते। मार्शल आर्टिस्ट के उच्चतर स्तर रूई से कहीं अधिक गहन मार्शल पथ पर चल चुके थे, जिसका लगभग निश्चित अर्थ है कि युद्ध में उनका दिमाग रूई के दिमाग से कहीं अधिक श्रेष्ठ था, शायद पुनर्जन्म के दोहरे विकास के लाभ के बावजूद भी। दरअसल, अगर उच्च स्तर के मार्शल आर्टिस्टों के पास इतनी श्रेष्ठ संज्ञानात्मक क्षमता हो कि वे उनके एल्गोरिदम से बेहतर परिणाम देने में सक्षम हो, तो उन्हें आश्चर्य नहीं होगा। विवर्तमान स्थिति में वॉइड एल्गोरिदम एक ऐसी प्राचीन वस्तु थी जो पृथ्वी पर विशेष महत्व रखती थी। हालांकि मार्शल आर्ट के मामले में पृथ्वी गया से खगोलीय रूप से हीन थी। वह इतना अहंकारी नहीं था कि इसे अजेय समझे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह इसे ऐसे ही रहने देने के लिए तैयार था। प्रोजेक्ट वाटर और वॉइड एल्गोरिदम उसकी मार्शल आर्ट का मूलाधार थे। जैसे जैसे वह वॉइड एल्गोरिदम को विकसित करता, उसे उन्नत करता और उसमें गया कि मार्शल आर्ट को समाहित करता जाता, उसकी मार्शल आर्ट और भी मजबूत होती जाती। भले ही उनकी मार्शल आर्ट और वॉइड एल्गोरिदम, जैसा कि वे अभी थे, मार्शल आर्ट के उच्चतम स्तरों पर अप्रचलित हो गए हों, लेकिन उन्हें यह विश्वास नहीं था कि जब तक वह मार्शल आर्ट के शिखर पर पहुंचेंगे तब तक वे वैसे ही रहेंगे। पकड़। लड़ाई की नीरसता में अचानक आए बदलाव ने रूई को उसकी तंद्रा से जगा दिया। स्क्वायर डायलन ने जानबूझकर कायरी के हमले को झेला ताकि वह उस पर हाथ डाल सके और लड़ाई को हाथापाई में बदल सके। उसने किसी तरह कायरी का कंधा पकड़ लिया था और उसे छोड़ने से इनकार कर दिया था। रूई को उसका इरादा साफ दिख रहा था। वह कायरी को पूरी ताकत से कुश्ती में घसीटकर उसकी चालाकी भरी चालों को नाकाम करना चाहता था। रूई को लग रहा था कि उसकी चाल कारगर हो रही है। दोनों जमीन पर जमकर भिड़ गए, जिसके परिणामस्वरूप कठोर टाइलें टूट गईं, जिन्हें विशेष रूप से मार्शल प्रशिक्षुओं की शक्ति को बिना एक खरोंच के झेलने के लिए बनाया गया था। स्क्वायर डायलन को शारीरिक रूप से लाभ था। उनका शरीर अधिक मजबूत था क्योंकि वह उच्च भार वर्ग के थे और साथ ही एक ऐसी मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे जिसमें शारीरिक शक्ति महत्वपूर्ण होती है। कुश्ती एक ऐसा क्षेत्र था जहां शारीरिक क्षमता प्रहार की तुलना में कहीं अधिक मायने रखती थी। एक रोमांचक मुकाबले में भाग्य के चलते एक कमजोर स्ट्राइकर भी एक बेहतर स्ट्राइकर को एक सटीक और सही जगह पर किए गए प्रहार से हरा सकता था। कुश्ती में कोई संयोग नहीं होता, केवल अनिवार्यता ही होती है। हालांकि अपरिहार्यता दोनों दिशाओं में जा सकती है। रूई ने टिप्पणी की। उसकी सहनशक्ति कायरी की सहनशक्ति की तुलना में कहीं अधिक कम हो गई है और उसकी ऊर्जा संरक्षण क्षमता अधिक होने के कारण उसकी सहनशक्ति की खपत उससे कम है, संभवतः स्क्वायर स्तर की श्वास तकनीक के कारण। लड़ाई अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी और नतीजा बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था। स्क्वायर डायलन का लक्ष्य बिल्कुल सीधा था, अपनी असाधारण शारीरिक शक्ति का भरपूर उपयोग करके जल्द से जल्द जीत हासिल करना। वह जानता था कि उसके पास समय सीमित है, खासकर इसलिए क्योंकि हाथापाई में आक्रमण करना प्रहार करने की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा खपत करने वाला था। स्क्वायर कायरी का लक्ष्य भी उतना ही सीधा था, लड़ाई को यथासंभव लंबे समय तक खींचना और स्क्वायर डायलन की ऊर्जा को यथासंभव कम करना।
वह जानती थी कि उसकी ऊर्जा अधिक है, एक बार जब उसका प्रतिद्वंदी थक जाएगा तो वह अपना आक्रमण शुरू कर सकती है और प्रतिद्वंदी की ऊर्जा की कमी के कारण जीत हासिल कर सकती है। डायलन एक मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते मुख्य रूप से आक्रामक था, इसलिए ग्रैपलिंग डिफेंस में भी उसे बढ़त हासिल थी और उसे पूरा भरोसा था कि वह उसे बचा सकती है। वे काफी देर तक आपस में लड़ते रहे, यहाँ तक कि कई बार तो वे स्थिर भी रहे। कुछ मार्शल प्रशिक्षु थोड़े ऊब गए क्योंकि लड़ाई पहले की तुलना में कम रोमांचक हो गई थी। लेकिन रूई तो और भी ज्यादा मग्न होता चला गया और कुछ देर तक इधर उधर खिसकने और लुढ़कने के बाद वह क्षण आ गया। स्क्वायर डायलन की पकड़ एक पल के लिए ढीली पड़ गई क्योंकि उन्हें हल्का सा चक्कर आने जैसा महसूस हुआ, लेकिन ये काफी था। कोड़ा कायरी भड़क उठी और उसने अपना हाथ घुमाकर उसकी गर्दन पकड़ ली। गला दबाना, वो भी स्लीपर चोक होल्ड, एक बेहद खतरनाक और लगभग अजेय पकड़ जो गर्दन, गले और धमनियों पर असहनीय दबाव डालती है। रूई ये देखकर घबरा गया। स्क्वायर्स की ताकत को देखते हुए उसे यकीन था कि अगर वह स्क्वायर डायलन की जगह होता तो उसकी गर्दन अब तक उसकी पकड़ की ताकत से चूर चूर हो चुकी होती। डायलन ने अपनी पूरी क्षमता से संघर्ष किया और आउटर कन्वर्जेंस से कायरी पर जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से प्रहार किया, लेकिन उस स्थिति में अपनी थकावट के साथ साथ कायरी के मजबूत बचाव के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाया। अंततः उसने 3 बार उसकी बांह पर थपथपाया जो उसकी हार और समर्पण का संकेत था। कायरी ने राहत की गहरी सांस ली और उसे जाने दिया, जबकि डायलन ने पूरी ताकत से सांस लेते हुए हौंफते हुए अपनी सांस रोकी। वे दोनों काफी थके हुए थे। तुरंत ही कई सहायक कर्मचारियों ने उनके लिए कायाकल्प और उपचार करने वाली कई औषधियां लाकर दी। अफसोस, मुझे मेरी डेट नहीं मिलेगी। डायलन ने बड़े ही उदास भाव से कंधे उचकाए, जिस पर स्क्वायर कायरी ने बस एक हल्की सी हंसी उड़ाई। अरे, मुझे तो पता ही नहीं था कि इंस्ट्रक्टर डायलन महिलाओं पर हमला करके उन्हें अपने साथ डेट पर ले जाने की कोशिश करता है। फे ने अपनी खास चालाकी से चिढ़ाते हुए कहा। लड़ाई खत्म होते ही मार्शल अप्रेंटिस अपने अपने इंस्ट्रक्टरों के पास चले गए थे। अरे, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने कोई अपराध किया हो, डायलन ने शिकायत की, जिस पर छात्रों में हंसी का माहौल छा गया और कायरी ने भी मुस्कुरा दिया। इंस्ट्रक्टर कायरी और इंस्ट्रक्टर डायलन, यह एक शानदार मुकाबला था, रूई ने प्रशंसा करते हुए कहा। आपकी युद्ध क्षमता देखकर मुझे भी प्रशिक्षण में वापस लौटने की प्रेरणा मिल रही है, भले ही मैंने अभी अभी इसे समाप्त किया है। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। इतनी जल्दी मत करो मेरे बच्चे, डायलन ने हाथ हिलाते हुए कहा। तुम्हारी लगन को देखते हुए अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहोगे तो तुम मुझसे जरूर आगे निकल जाओगे। ये बात तुम सब पर लागू होती है। उन्होंने सभी छात्रों की ओर देखते हुए कहा। हमारे प्रदर्शन से निराश मत होना, ये तुम्हें प्रेरित करने के लिए है। तुम में से हर एक वह शक्ति प्राप्त कर सकता है जो तुमने देखी है। स्क्वायर कायरी ने सिर हिलाया। जैसे जैसे आप मार्शल पद पर आगे बढ़ते हैं, प्रतिभा का महत्व कम होता जाता है। अतीत और वर्तमान के कई सबसे शक्तिशाली और प्रमुख मार्शल आर्टिस्ट असाधारण प्रतिभा वाले नहीं थे, जिन्होंने अत्यंत कम उम्र में मार्शल अप्रेंटिस का पद प्राप्त कर लिया था, और कई मार्शल प्रतिभाएं मार्शल स्क्वायर से आगे नहीं बढ़ पाईं, और कुछ मामलों में तो मार्शल अप्रेंटिस भी नहीं बन पाईं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने मार्शल पद पर कितनी दूर तक चलते हैं, इसके लिए दृढ़ता, समर्पण, संकल्प, कष्ट और बलिदान की आवश्यकता होती है। स्क्वायर डायलन ने आगे कहा। आप गया ग्रह पर सबसे प्रतिभाशाली मार्शल प्रखर हो सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने मार्शल पथ पर चलने की इच्छाशक्ति नहीं रखते हैं, तो आप शायद कभी मार्शल प्रशिक्षु भी नहीं बन पाएंगे। वहां मौजूद मार्शल आर्ट के कई प्रशिक्षुओं के लिए ये शब्द काफी चौंकाने वाले थे। वे सभी मानते थे कि प्रतिभा ही सबसे महत्वपूर्ण निर्णायक कारक है, या कम से कम उनमें से एक तो है ही, भले ही दूसरे लोग इससे असहमत हों। लेकिन इस तरह से ये बात सुनकर वे सचमुच सोचने लगे कि उन्हें किस चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रूई इस बात को अच्छी तरह समझती थी, ये बात पृथ्वी पर भी सच थी। प्रतिभा की वजह से लोगों को शुरुआती बढ़त मिल जाती है, लेकिन अगर वे दौड़ में हिस्सा न ले तो 100 में से 100 बार हार जाते हैं। वहीं जो व्यक्ति पिछड़ भी जाए, अगर वह अपनी पूरी ताकत से दौड़े तो 100 में से 100 बार जीत जाता है। रूई यह जानता था, लेकिन फिलहाल वह उस लड़ाई में इतना मग्न था कि इस बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि मार्शल स्क्वायर्स मौलिक रूप से अलग थे। ये सिर्फ ताकतवर, तेज और टिकाऊ होने या अधिक विकसित बुद्धि होने की बात नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो उनके शरीर अलग तरह से बने हों, मानो उनकी त्वचा के नीचे वे शक्तिशाली इंजन और ऊर्जा आपूर्ति द्वारा संचालित मोटरों और पंपों पर चलने वाले रोबोट हों।
उन्होंने स्क्वायर डायलिन के शब्दों को याद किया कि उनके भौतिक शरीरों का मूल आधार अलग था। यह उस आदमी द्वारा रूई को भ्रमित करने और उलझाने के लिए गढ़ी गई सरासर बकवास लग रही थी, लेकिन शायद सच्चाई रूई के शुरुआती अनुमान से कहीं अधिक शाब्दिक थी। रूई को हमेशा से कुछ अस्पष्ट संदेह थे, लेकिन दो मार्शल स्क्वायर्स को गंभीरता से लड़ते देखने के बाद ही उसने मार्शल स्क्वायर्स और मार्शल अप्रेंटिस के बीच के अंतरों को वास्तव में महसूस किया। उनका द्रव्यमान और वजन, उनके शरीर और द्रव्यमान केंद्र में द्रव्यमान का वितरण, उनकी त्वचा की लोच और उनके शरीर के द्रव्यमान के अनुपात में मांसपेशियों की शक्ति। रूई ने कई शारीरिक विसंगतियों पर ध्यान दिया था। क्या ऐसा हो सकता है? रूई ने अनुमान लगाया, क्योंकि उसके मन में एक स्पष्टीकरण आया। क्या ऐसा हो सकता है कि मार्शल स्क्वायर्स की सफलता शरीर को कोशिकीय स्तर पर गहराई से बदल देती है? रूई को यकीन नहीं था, फिर भी उसने स्पष्टीकरण मांगने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसे यह बात अच्छी तरह समझ आ चुकी थी कि सच जानने वाला कोई भी व्यक्ति इसे इतनी आसानी से उजागर नहीं करेगा। फे और केन दोनों को ही मार्शल स्क्वायर को मिली जानकारी के बारे में नहीं बताया गया था, और स्क्वायर डायलन ने खुद रूई को सच बताने से इनकार कर दिया था, जानबूझकर अस्पष्ट और अनिश्चित बातें कहकर। फिर भी रूई को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वह जानता था कि जब तक वह अपने मार्शल पथ पर चलता रहेगा, उसे सच्चाई का पता चल जाएगा और वह खुद भी इसका अनुभव कर लेगा। इवेंट खत्म होने के बाद रूई वहीं परिसर में रुका रहा और दूसरों से मुकाबला करने के लिए तलाश करता रहा। हालांकि उसने प्रत्येक तकनीक में व्यक्तिगत रूप से महारत हासिल कर ली थी, लेकिन युद्ध में उन सभी का उपयोग करने का उसे पूरी तरह से अभ्यास नहीं हुआ था। उसने फैसला किया कि वह इन तकनीकों का और अधिक अनुभव प्राप्त करना चाहता है। अकादमी के उसी वातावरण में इन्हें निखारना बेहतर था जहां वह गलतियां करने का जोखिम उठा सकता था, बजाय इसके कि किसी खतरनाक मिशन के बीच में ऐसा करे और परिणामस्वरूप अपनी जान गंवा दे। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि अकादमी ने उनके मार्शल अप्रेंटिस ग्रेड को तीसरे ग्रेड से बढ़ाकर 5वें ग्रेड में कर दिया था। इसका मतलब ये था कि अब से वह बिना किसी खास खतरे वाले मिशनों को अकेले ही पूरा कर सकते थे, भले ही खतरा बहुत ज्यादा न हो। उसे केवल खुद पर ही निर्भर रहना होगा। सबसे पहले वह अलग अलग विशेषज्ञताओं वाले विभिन्न प्रकार के मार्शल आर्टिस्टों के साथ खुद को परखना चाहता था। इससे उसे अपनी नई सीखी हुई तकनीकों का बेहतर उपयोग करने के लिए व्यापक डेटासेट प्राप्त हुआ। वह केन की चतुराई भरी चालों का सामना कर चुका था और अपने प्रदर्शन से काफी संतुष्ट था। अब उसे बस अलग अलग तरह के योद्धाओं से लड़ना था। वह आक्रामक प्रहार के लिए फेई, रक्षात्मक मार्शल आर्ट के लिए डैलन, सहनशक्ति बढ़ाने वाली मार्शल आर्ट के लिए मिलियाना और कुश्ती में माहिर मार्शल आर्ट के लिए फेलिक्स से लड़ सकता था। वह किसी और से विशेष रूप से परिचित नहीं था। उसने कंधे उचकाए और पीछे रुके हुए अन्य मार्शल प्रशिक्षुओं के पास पहुंचा, जो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो उससे मुकाबला करने में रुचि रखता हो। अब जिस अभ्यास मुकाबले में वह शामिल हुआ था, वह बस एक अभ्यास मुकाबला ही था। अपनी अपनी जगह ले लो, पर्यवेक्षक ने निर्देश दिया। हफ, रूई ने एक पैर आगे बढ़ाते हुए गहरी सांस छोड़ी और अपने बाएं हाथ को हथेली फैलाकर प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ाया, जबकि अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी को पसलियों से सटा लिया। यह एक अपेक्षाकृत तटस्थ मुद्रा थी जिसमें आक्रमण, बचाव या पैंतरेबाजी पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया था। उसकी प्रतिद्वंदी, करुरा नाम की एक लड़की, दोनों हाथों को पूरी तरह मोड़कर ऐसे खड़ी थी मानो वह अपनी कोहनी ऊपर उठाकर, घुटनों को मोड़कर बैठी हो, मानो वह अपनी बाहों और बाइसेप्स के बीच कुछ कुचलने की कोशिश कर रही हो। उसकी मुद्रा ने निस्संदेह उसकी कोहनियों पर ध्यान आकर्षित किया। इससे रूई को यह अंदाजा हो गया कि उसकी मार्शल आर्ट कोहनियों पर केंद्रित एक अत्यंत निकट श्रेणी की मार्शल आर्ट है। यह उसे उस कोहनियों पर आधारित तकनीक की याद दिलाती है जो फे ने 6 महीने पहले सीखी थी। शुरू करो, पर्यवेक्षक ने मैच शुरू किया। करुरा ने तुरंत उनके बीच की दूरी कम कर दी, जो उसकी उम्मीदों के अनुरूप ही था। अगर वह उनके बीच की दूरी कम नहीं करती, तो वह इतनी करीबी लड़ाई में माहिर नहीं होती। स्वाभाविक रूप से रूई का इरादा शांतिपूर्वक सहयोग करने का नहीं था। वह तुरंत पीछे हट गया और उनके बीच की दूरी बनाए रखी। जिस बात ने उसे आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि वह वास्तव में उससे भी तेज थी, जिसका अर्थ था कि उसने अपनी गति और गतिशीलता को बढ़ाने के लिए पैंतरेबाजी की तकनीकों में महारत हासिल करने में काफी निवेश किया था। उसने मार्शल आर्ट और उसके कौशल का बहुत अच्छे से अभ्यास किया है। रूई ने सोचा। वह समझ सकता था कि उसने अपनी पैंतरेबाजी की नींव इतनी मजबूत क्यों रखी थी। एक बेहद नजदीकी लड़ाई लड़ने वाली होने के नाते उसकी सबसे स्पष्ट कमजोरी वे लोग थे जिनकी रेंज उससे अधिक थी और जो उसकी रेंज से बाहर से उस पर हमला कर सकते थे जबकि वह ऐसा नहीं कर सकती थी। उसके खिलाफ सबसे व्यवहारिक रणनीति यही थी कि उससे दूरी बनाए रखी जाए और उसकी मारक क्षमता से बाहर रहा जाए,
कोई भी मूर्ख अगर थोड़ा सोच समझकर काम करे तो ये रणनीति बना सकता है। रूई को काफी हद तक यकीन था कि वह इस रणनीति का कई बार सामना कर चुकी है, लेकिन फिर उसने अपनी पैंतरेबाजी की क्षमता को काफी मजबूत करने का फैसला किया ताकि जब भी कोई उससे दूरी बनाने की कोशिश करे, वह उसके करीब पहुंच सके और उन्हें अपनी शर्तों पर लड़ने के लिए मजबूर कर सके। रूई को शक था कि तकनीकी तौर पर देखा जाए तो निकट दूरी की लड़ाई में वह शायद उससे कमतर था। फिर भी उसे कोई खतरा या डर महसूस नहीं हुआ। अपने नवीनतम प्रशिक्षण सत्र के बाद उसकी सुरक्षा की भावना में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। जैसे ही वह 3 मीटर की दूरी पर पहुंची, रूई ने शांति से भागना बंद कर दिया और सीधे उसकी ओर दौड़ पड़ी। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव झलक उठे क्योंकि उसने उससे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। बूम! एक जबरदस्त टक्कर से हवा का एक विशाल झोंका उठा और इसने उनके स्पार की दृश्य सीमा के भीतर मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। जब उन्होंने धमाके की आवाज के स्रोत की ओर देखा तो उन्होंने पाया कि रूई बेपरवाही से हवा में मुट्ठी उठाए खड़ा था और एक लड़की उसके पैरों के पास पड़ी खून खांस रही थी। जो कुछ हुआ था उसे देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। जो लोग पहले से ही लड़ाई देख रहे थे वे भी अवाक रह गए। एक ही वार में रूई ने एक ही हमले में उसे तबाह कर दिया। जब रूई ने दिशा बदलकर उसकी ओर दौड़ना शुरू किया तो उसने समानांतर चाल और संतुलित दिशा का उपयोग करते हुए अपनी अधिकतम गति प्राप्त कर ली थी। जैसे ही वे 1 मीटर की दूरी पर पहुंचे, उसने अपनी तीनों प्रभावशाली प्रशिक्षु स्तर की तकनीकें दिखाईं: फ्लोइंग कैनन, वाइटल प्रेशर और आउटर कन्वर्जेंस। फ्लोइंग कैनन ने पैरेलल वॉक और बैलेंस डायरेक्शन के माध्यम से अपने त्वरण की संचित गति का उपयोग ये सुनिश्चित करने के लिए किया कि उसके प्रहार की शक्ति उसके सामान्य प्रहारों की शक्ति से कहीं अधिक हो। आउटर कन्वर्जेंस को उसकी सभी मांसपेशी समूहों से शक्ति प्राप्त होती थी और महत्वपूर्ण दबाव ने यह सुनिश्चित करके काम पूरा कर दिया कि हमला इस तरह से किया जाए जिससे अधिकतम दर्द और नुकसान हो। यह हमला 5 प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों की शक्ति से प्रेरित था और यह रूई द्वारा किया जा सकने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली प्रहार था। करुरा ने प्रशिक्षु स्तर की तकनीक से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन ये काफी नहीं था। उसने जवाबी हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन रूई की तुलना में पहले से ही कम दूरी होने के कारण वह अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थी, जिसके चलते रूई का हमला पहले उस पर लगा और जिस तरफ से हमला हुआ वहीं लड़ाई खत्म हो गई। नहीं, ये शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। रूई ने शक्ति का एक अलग ही स्तर प्राप्त कर लिया था। अब कैसा लग रहा है? रूई ने पूछा। करुरा ने कायाकल्प औषधि का सेवन पूरा करने के बाद सिर हिलाया। जब वह बेहोश हुई थी तब मैच समाप्त हो चुका था और पैरामेडिक्स की एक टीम तुरंत रिंग में पहुंची थी और उसे उपचार औषधि दी थी। ये सुनकर खुशी हुई, रूई ने जवाब दिया। उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, जिसे उसने तुरंत स्वीकार कर लिया और खड़ी हो गई। शानदार लड़ाई, तुम अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो। तुम भी काफी अच्छे हो, रूई ने जवाब दिया। उसने हल्के से नाक सिकोड़ी। ये बात उस व्यक्ति से सुनना बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं है जिसने मुझे एक ही हमले में हरा दिया। मेरा मतलब यही है। रूई ने अजीब तरह से अपना गाल खुजाया। मैं इसलिए जीता क्योंकि मैंने तुम्हारी युद्ध रणनीति की कमजोरी का फायदा उठाया। कमजोरी? उसने जिज्ञासा से अपनी आंखें सिकोड़ी। रूई ने सिर हिलाया। बेहद नजदीकी लड़ाई में माहिर होने के बदले आपकी युद्ध शैली की स्वाभाविक और स्पष्ट कमजोरी यह है कि आप बेहद नजदीकी लड़ाई के बाहर अच्छी तरह से नहीं लड़ सकते। रुको, उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैं नजदीकी लड़ाई में माहिर हूं, तुम्हें ये कैसे पता चला? उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह बेवकूफ हो, क्योंकि तुम्हारे हाव भाव का विश्लेषण करने के बाद ये स्पष्ट हो गया था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। खैर, उसने आगे कहा, मैं समझ गया था कि तुमने अपनी इस कमजोरी की भरपाई करने के लिए अपनी पैंतरेबाजी क्षमताओं को बढ़ाया ताकि तुम अपने प्रतिद्वंद्वियों का पीछा कर सको जो तुम्हारी मारक क्षमता से बाहर हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यह कोई बुरा समाधान नहीं है, लेकिन अपर्याप्त है और आपकी कमी को पूरी तरह से दूर नहीं करता। इसे उसी तरह से हल किया जा सकता है जैसे मैंने किया। भागने के बजाय मैं मुड़ा और सीधे आप पर हमला कर दिया। हम दोनों ने एक ही समय पर हमला किया, फिर भी मेरा हमला पहले लगा। वह रुका, फिर पूछा, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अधिक क्षमता है। आखिरकार उसे बात समझ आ गई। बिल्कुल सही, रूई ने सिर हिलाया। जब तक मेरे हमलों की मारक क्षमता ज्यादा है, मैं हमेशा ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि आप मुझ पर हमला न कर पाएं, क्योंकि मैं आप पर तब हमला करूंगा जब आप मुझ तक पहुंचने से पहले ही मेरे पास नहीं आ पाएंगे। इसीलिए लोगों का पीछा करना कोई कारगर उपाय नहीं है।
आप बस घिर जाएंगे और मुझसे ज्यादा मारक क्षमता वाले हमलों से एक दूरी पर ही सीमित रह जाएंगे। तो फिर मैं क्या करूं? उसने निराशा से आह भरी। रूई समझ गई कि यह एक ऐसी समस्या थी जो उसे काफी समय से परेशान कर रही थी। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि आपको क्या करना है, हालांकि मैं आपको कुछ सुझाव दे सकता हूं। उसने जोर से सिर हिलाया। जरूर कीजिए, रूई ने कहा। हर तरह के हमले आपको दूर रखने के लिए कारगर नहीं होते। केवल वही हमले जिनकी रेंज आपके हमलों से कहीं ज्यादा हो, आपको दूर रखने में कारगर साबित हो सकते हैं। हुक या छोटे मुक्के बहुत कम रेंज के होते हैं, आपके विरोधी आपको सीधे मुक्कों और लातों से ही दूर रख सकते हैं। इसका फायदा उठाया जा सकता है। इससे मुझे क्या फायदा होगा? वह भौहें चढ़ाकर बोली। उसे कुछ समझ नहीं आया। रूई ने कहा, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर लाइब्रेरी के पैंतरेबाजी अनुभाग में प्रशिक्षु स्तर की ऐसी तकनीकें हों जिनसे उपयोगकर्ता सीधे हमलों से बच सके और अपने प्रतिद्वंद्वी से दूरी कम कर सके। उन्होंने आगे कहा, अगर आपको ऐसी तकनीकें मिले तो उन्हें खरीदकर उनमें महारत हासिल कर लेनी चाहिए। साथ ही मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर प्रशिक्षु लाइब्रेरी के आक्रमण अनुभाग में ऐसी तकनीकें हों जो विशेष रूप से हमलों और वारों से अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई हों। इस प्रकार हर बार जब वे आपको सीमा से बाहर धकेलने के लिए हमला करते हैं तो उनके अंगों को नुकसान पहुंचता है। कुछ ऐसा भी काम कर सकता है। वह गहरी सोच में डूब गई जब उसे एहसास हुआ कि जिन समाधानों को वह सुझाव बता रहा था वे उसकी मार्शल आर्ट की सीमा संबंधी कमजोरी को दूर करने की कुंजी हो सकते हैं। आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। मैं इस पर विचार करूंगी। ये कहते हुए वह प्रशिक्षु पुस्तकालय की ओर दौड़ पड़ी। रूई ने उसके जाते हुए रूप को देखकर हल्की सी हंसी दी। तारांकन। 1 सप्ताह बीत चुका था। रूई ने हाल ही में सीखी तकनीक में पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया था। उसने पूरा सप्ताह अलग अलग स्तर की, विभिन्न विशेषज्ञताओं वाली और विभिन्न सिद्धांतों, यांत्रिकी और प्रणालियों पर आधारित मार्शल आर्ट के विरुद्ध तकनीक का परीक्षण करने में बिताया था। उन्होंने कुछ तकनीकों के इस्तेमाल के तरीके में कई बदलाव किए थे। उन्होंने आउटर कन्वर्जेंस और इनर डाइवर्जेंस के इस्तेमाल को बेहतर बनाया था, हालांकि ये आसान काम थे। उन्हें ब्लिंक के इस्तेमाल को बेहतर बनाने में दिक्कत आ रही थी। एक तो उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह अकादमी के छात्रों के सामने इस तकनीक में अपनी महारत का खुलासा नहीं करेगा। इसका मतलब यह था कि वह मार्शल फेस्टिवल में अपने साथियों और प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ इस तकनीक के प्रयोग का परीक्षण नहीं कर सकता था। सौभाग्य से उसे एक समाधान मिल गया था। उसने अपने उन पूर्व प्रशिक्षु पर्यवेक्षकों से प्रशिक्षण लिया था जिनके साथ उसने तब प्रशिक्षण लिया था जब वह खोजकर्ता चरण में केवल एक छात्र था। वह मार्शल स्क्वायर्स के साथ प्रशिक्षण लेने का विकल्प चुन सकता था, लेकिन अंततः उसने ऐसा न करने का निर्णय लिया। वे जितने भी सहायक, ज्ञानी और अनुभवी थे, वे बुनियादी स्तर पर इतने शक्तिशाली थे कि उनके लिए उपयोगी होना और उसे वह प्रदान करना संभव नहीं था जिसकी उसे तलाश थी। मार्शल स्क्वायर्स एक मौलिक रूप से भिन्न गति और समय के स्तर पर दुनिया को जीते और देखते प्रतीत होते थे। ब्लिंक एक प्रशिक्षु स्तर की तकनीक थी जो मार्शल स्क्वायर्स के विरुद्ध पूरी तरह से अप्रभावी थी, चाहे वे अपनी शक्ति का कितना भी उपयोग न करें। कम से कम उनकी शेष प्रशिक्षु स्तर की तकनीकें ऐसी थीं कि जब तक मार्शल स्क्वायर्स अपनी अधिकांश शक्ति को नियंत्रित रखते थे और अपनी युद्ध क्षमता को प्रशिक्षु स्तर तक कम कर लेते थे, तब तक वे काम करती थीं। लेकिन ब्लिंक के मामले में ऐसा नहीं था, यह उन पर किसी भी तरह से कारगर नहीं थी। इसके विपरीत मार्शल अप्रेंटिस प्रशिक्षक इस तकनीक से आसानी से प्रभावित हो गए। जिन जिन प्रशिक्षकों से उन्होंने संपर्क किया, वे सभी उनकी मदद करने के लिए सहर्ष सहमत हो गए। हालांकि मार्शल अप्रेंटिस छात्रों को मार्गदर्शन देना और उनके साथ अभ्यास करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के बीच रूई की बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी और कई लोग उन्हें आदर्श छात्र मानते थे। उनके साथ लंबे समय तक प्रशिक्षण लेने के बाद अंततः वह उन तकनीकों में सहजता और व्यावहारिक वास्तविक दुनिया की दक्षता के संतोषजनक स्तर तक पहुंच गया था जो उसने सीखी थी। अब यह सब हो चुका था। उसने उन सभी कार्यों को पूरा कर लिया था जो उसे मिशन पूरा करने के अगले चरण से रोक रहे थे। मिशन को पूरा करने के अगले चरण में रूई के 2 लक्ष्य थे। पहला उद्देश्य विभिन्न प्रकार के मिशनों के साथ अपने अनुभव को विविधतापूर्ण बनाना था। वह मानक अंगरक्षक या सुरक्षा मिशनों के अलावा अन्य प्रकार के मिशनों के लिए साइन अप करना चाहता था। वह लंबे समय से इस प्रकार के मिशनों से ऊब चुका था और अंगरक्षक मिशन पर लौटने से कम विभिन्न प्रकार के मिशनों को आजमाना चाहता था। दूसरा लक्ष्य था और भी अधिक पुण्य अर्जित करना और शक्तिशाली तुरुप के पत्ते खरीदना, जिन पर वह कैनरियन मार्शल फेस्टिवल शुरू होने से पहले महारत हासिल कर सके। उसकी नींव पूरी तरह से मजबूत नहीं थी क्योंकि बाहरी अभिसरण उसके आक्रमण को और आंतरिक अपसरण उसके बचाव को सुदृढ़ करता था।
शायद उसे अपनी कुश्ती को और मजबूत करना चाहिए था क्योंकि उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं थी। आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि वह लाइब्रेरी में मौजूद सबसे शक्तिशाली तकनीकों को खरीदे जो वॉइड एल्गोरिदम के साथ सबसे अधिक अनुकूल हों। इसमें उसे निश्चित रूप से भारी मात्रा में मार्शल क्रेडिट खर्च करने पड़ते। इसलिए उसे जितना हो सके उतने उच्च श्रेणी के मिशन पूरे करने थे ताकि वह अधिक से अधिक मार्शल कैश जमा कर सके। इन दो लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए वह दृढ़ निश्चय के साथ मार्शल लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। उसने रक्षा श्रेणी के उन मिशनों को जानबूझकर अनदेखा किया जो उसे बुला रहे थे, और इसके बजाय लाइब्रेरी के अन्य 4 खंडों पर नजर डाली और उन सभी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उसने सबसे पहले जिस श्रेणी के मिशनों को खारिज किया वह थी शैडो श्रेणी। ये गुप्त और छुपकर किए जाने वाले मिशनों की श्रेणी थी। इन मिशनों की आवश्यकताएं लगभग निश्चित रूप से उसकी समझ से परे थीं। अधिकांश महत्वपूर्ण मिशनों में निगरानी, टोही और जासूसी के लिए कई गुप्त तकनीकों और कई संवेदी तकनीकों की आवश्यकता होती। शुरू में उन्होंने गुप्त अभियानों से किनारा कर लिया था क्योंकि उन्हें उनमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन तब से उन्हें एहसास हो गया है कि अगर वह सचमुच किसी भी मार्शल आर्ट, किसी भी दुश्मन और किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम होना चाहते हैं तो उन्हें सभी क्षेत्रों में कुछ हद तक दक्षता हासिल करनी होगी। कुछ न कुछ तो हमेशा रहेगा, लेकिन फिलहाल उन्हें शैडो क्लास के किसी भी मिशन को हाथ में लेने की कोई इच्छा नहीं थी और न ही वे इसके लिए विशेष रूप से योग्य थे। और इसी के साथ उन्होंने मिशनों की छाया श्रेणी को भी प्रतिबंधित समूह में शामिल कर दिया, जिससे रक्षा श्रेणी के अकेले मिशनों को कुछ साथी मिल गए। रूई का ध्यान अब उन 3 प्रकार के मिशनों पर केंद्रित हो गया जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया था। हंटर क्लास, अपराध वर्ग, विविध वर्ग। विविध श्रेणी में भी उनकी कोई खास रुचि नहीं थी, शायद शैडो श्रेणी के मिशनों की तुलना में भी कम। ये पूरी श्रेणी उन मिशनों के लिए एक भंडारण स्थान मात्र थी जो मिशनों की अन्य 4 मुख्य श्रेणियों में नहीं आते थे। इसके बाद शिकारी और आक्रमण श्रेणी के मिशन ही बचे। आक्रमणकारी मिशन काफी आकर्षक थे, लेकिन कैनरियन साम्राज्य के निजी क्षेत्र से उन्हें कोई अवसर नहीं मिल रहा था। मार्शल प्रशिक्षुओं को उच्चतम श्रेणी के प्रशिक्षुओं को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय मिशन नहीं मिलते थे। यदि उन्हें आक्रमणकारी मिशन चाहिए था तो वह कैनरियन अधिकृत मिशन होना चाहिए था, जिसके लिए उन्हें अकादमी के कमीशन विभाग में सीधे आवेदन करना होगा। शिकारी श्रेणी के मिशन कहीं अधिक सुलभ थे। उसने कंधे उचकाए और मार्शल लाइब्रेरी के शिकार वर्ग वाले अनुभाग की ओर चल पड़ा। उन्हें हमेशा से शिकार से जुड़े मिशनों में दिलचस्पी रही थी और वे इन्हें आजमाना चाहते थे, लेकिन अपने बुनियादी कौशल को लेकर उनमें आत्मविश्वास की कमी थी। लेकिन अब वे काफी आत्मविश्वासी थे और शिकार मिशन के लिए आवेदन करने का ये बिल्कुल सही समय था। पुस्तकालय के शिकारी श्रेणी अनुभाग को आगे कई उपश्रेणियों और उप अनुभागों में विभाजित किया गया था। विनाश उपवर्ग, गैर मानव जीवों के विनाश पर केंद्रित मिशन। खरीद उपवर्ग, ऐसे मिशन जो पर्याप्त रूप से उपनिवेश रहित प्राकृतिक वातावरण में स्थित किसी निर्दिष्ट गैर मानव जीवित या निर्जीव लक्ष्य की खरीद पर केंद्रित होते हैं। टोही उपवर्ग, ऐसे मिशन जो पर्याप्त रूप से उपनिवेश रहित प्राकृतिक वातावरण में संचालन से संबंधित या उसमें शामिल जानकारी प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। बाह्य उपवर्ग, ऐसे मिशन जिनमें पर्याप्त रूप से गैर उपनिवेशित वातावरण में संचालन शामिल था जो पूर्व 3 श्रेणियों में नहीं आते थे। रूई ने गौर किया कि उन सभी मिशनों में पर्याप्त रूप से मानव अछूता प्राकृतिक वातावरण को उपश्रेणी में शामिल करने की शर्त के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह शिकार श्रेणी के मिशनों की परिभाषित विशेषता थी। यदि उनमें मानव अछूते प्राकृतिक वातावरण शामिल नहीं थे तो वे शिकारी श्रेणी के मिशनों में नहीं आते थे। उन्हें मिशन के किसी भी उपवर्ग के लिए कोई विशेष प्राथमिकता नहीं थी, इसलिए वे सीधे टोही उपवर्ग में चले गए। कई मिशन हाजिन शहर के भौगोलिक परिवेश में स्थित क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में किसी विशेष प्रकार के पेड़ पौधों या जीव जंतुओं की अत्यधिक वृद्धि या आबादी से संबंधित थे। इनमें से कई मिशन उन खतरनाक जानवरों से निपटने पर केंद्रित थे जो घनी मानव आबादी के निकट क्षेत्रों में भटकते हुए बस गए थे। वे मिशन काफी रोचक और आकर्षक थे। रूई को यह समझने में थोड़ा समय लगा कि ये मिशन रक्षा स्तरीय मिशनों से कितने अलग थे। मानसिकता और तौर तरीके भी काफी भिन्न थे। जब वह मिशन के बिलों पर सरसरी नजर डाल रहा था, तभी एक विशेष मिशन ने उसका ध्यान आकर्षित किया। शिकारी वर्ग, टोही उन्मूलन अंतर्निर्मित मिशन। मिशन का विवरण: एक शाइया मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र को सामूहिक शिकार के माध्यम से अस्थिर करने वाले एक संदिग्ध अज्ञात जानवर की जांच करना और उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना, और 2 यदि मार्शल अकादमी द्वारा मूल्यांकित कठिनाई स्तर मिशन के निर्धारित कठिनाई स्तर के भीतर है तो उक्त अज्ञात जानवरों को नष्ट करना। कठिनाई स्तर 5।
लक्ष्य स्थान सीमा का अनुमान 48.5 39.7 के 10 किलोमीटर के दायरे में। प्रारंभिक मिशन की समयावधि 30 दिन। मिशन का प्रारंभ तत्काल। आवश्यक कौशल 1 मध्य स्तरीय संवेदी तकनीक, 3 आक्रमण उन्मुख तकनीकें, 3 रक्षा उन्मुख तकनीकें, 2 पैंतरेबाजी उन्मुख तकनीकें। सफल समापन पर मिलने वाला पारिश्रमिक 17 सोने के सिक्के और 3 चांदी के सिक्के, 450 मार्शल क्रेडिट। इनाम ने उसे इस मिशन की ओर आकर्षित किया था। वह पूरे मिशन को लेकर काफी उत्सुक भी था। ऐसा प्रतीत होता था कि एक रहस्यमय जानवर या जानवरों का समूह पारिस्थितिकी तंत्र को बुरी तरह से बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार था, हालांकि उस जानवर की प्रजाति अज्ञात थी। इसलिए मिशन का पहला भाग केवल तो ही था जिसमें उसे जानवर का अवलोकन करना था और उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी और खुफिया जानकारी एकत्र करनी थी। मिशन का दूसरा भाग उसे नष्ट करना था यदि मार्शल अकादमी मिशन की कठिनाई को 5वें स्तर के भीतर मानती। रूई ने मिशन का बिल उठाया। वह निश्चित रूप से इस मिशन के बारे में और अधिक जानना चाहता था। नेस्टेड मिशन वे मिशन होते हैं जिनमें कई उद्देश्य और लक्ष्य शामिल होते हैं। ये आमतौर पर ऐसे उद्देश्य होते हैं जिन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता था या जो इतने घनिष्ठ रूप से संबंधित होते थे कि उन्हें एक नेस्टेड मिशन में एक साथ रखना अधिक कुशल होता था। रूई ने गौर किया कि इस मिशन का ग्राहक पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्रालय था। यह मंत्रालय शाही परिवार द्वारा कंद्रियन साम्राज्य के दुर्लभ और रहस्यमय जीव जंतुओं और वनस्पतियों के रखरखाव और विनियमन के लिए स्थापित किया गया था। रूई को जब पहली बार बहुत पहले इस बारे में पता चला था तो वह इस बात से काफी हैरान था कि कैनरियन साम्राज्य जैसा वैज्ञानिक रूप से पिछड़ा समाज भी कैनरियन साम्राज्य की पारिस्थितिकी और पर्यावरण को विनियमित करने के उद्देश्य से एक गंभीर पर्यावरण सरकारी संगठन की स्थापना कर चुका है। लेकिन जैसे जैसे उसने इस दुनिया के बारे में और अधिक जाना, ये बात उसे अधिक समझ में आने लगी। गैया, पनामा महाद्वीप और कैनरियन साम्राज्य का प्राकृतिक वातावरण पृथ्वी के वातावरण से कहीं अधिक खतरनाक था। इसके अलावा आर्थिक दृष्टि से भी ये पृथ्वी के वातावरण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। ये प्राकृतिक पारिस्थितिक वातावरण अनेक प्रकार के चमत्कारी, रहस्यमय और विलक्षण संसाधनों का स्रोत थे, जिन्होंने न केवल कैनरियन साम्राज्य बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता की तकनीकी क्षमताओं की नींव रखी। यदि पर्यावरण को ठीक से नियंत्रित नहीं किया गया और वह नष्ट हो गया, तो उसके तुरंत बाद मानव सभ्यता भी नष्ट हो जाएगी। इसीलिए प्राकृतिक पर्यावरण की सख्त सुरक्षा आवश्यक थी। पर्यावरण को सीमित करना भी आवश्यक था, क्योंकि इस भूमि पर निवास करने वाली अनेक प्रजातियां अत्यंत शक्तिशाली थीं और उन्हें केवल मार्शल आर्टिस्टों या शाही परिवार के विशेष तकनीकी समाधानों के माध्यम से ही रोका जा सकता था। यदि उन्हें सीमित नहीं किया गया, तो वे मनुष्यों पर अथाह पीड़ा और मृत्यु का कारण बन सकती थीं। लेकिन उन्हें पूरी तरह से नष्ट भी नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वे एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा थीं, जिसे उनकी आवश्यकता थी। संरक्षण और दमन के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखना आवश्यक था, इसीलिए पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि पारिस्थितिक और पर्यावरणीय मानक एक निश्चित स्तर से नीचे न जाएं और एक विशेष स्तर से अधिक न हो। जब पारिस्थितिक और पर्यावरणीय मापदंड निर्धारित सीमा से अधिक होने का खतरा पैदा करते थे, तो वे आमतौर पर मार्शल यूनियन को नियुक्त करते थे और कैनरियन मार्शल समझौते में स्थापित शर्तों और प्रोटोकॉल के माध्यम से उनके साथ सहयोग करते थे। यह मार्शल यूनियन और शाही परिवार के बीच का अनुबंध था। यह समन्वित मिशन इसका एक उदाहरण था। एक अज्ञात जानवर ने हाजिन शहर के बाहर स्थित समृद्ध उपजाऊ मैदानी क्षेत्र शाया मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर दिया था, और मंत्रालय ने मार्शल यूनियन के साथ सहयोग करते हुए एक 5वें दर्जे के मार्शल प्रशिक्षु को उस खतरनाक जानवर की जांच करने और संभवतः उसे खत्म करने के लिए भेजा था। रूई ने गौर किया कि उसने मिशन की सभी आवश्यक कौशल आवश्यकताओं को पूरा कर लिया था, जो कि काफी महत्वपूर्ण थी। भूकंपीय मानचित्रण में महारत हासिल करने के कारण उसने मध्य स्तरीय संवेदी तकनीक की आवश्यकता को भी पूरा कर लिया था। संभवतः ये स्थिति इसलिए थी क्योंकि शिकारी श्रेणी के मिशनों में पर्यावरण जागरूकता की आवश्यकता रक्षा श्रेणी के मिशनों की तुलना में कहीं अधिक थी। दुर्भाग्यवश मिशन स्वीकार किए बिना रूई को और अधिक जानकारी नहीं मिल सकी। इसका कारण मार्शल यूनियन द्वारा अपने ग्राहकों को दी गई व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा नीति थी। कमीशन से संबंधित कई विवरण बेहद संवेदनशील और गोपनीय थे। यदि मार्शल यूनियन ने डेटा लीक को रोकने के लिए ऐसे उपाय न किए होते, तो कई ग्राहक मार्शल यूनियन से मार्शल आर्टिस्ट नियुक्त नहीं करते। जो जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की गई थी, वह केवल वही जानकारी थी जिसे ग्राहकों ने प्रदर्शित करने की सहमति दी थी। मुझे लगता है कि मैं यह मिशन स्वीकार कर लूंगा। उसने कंधे उचका दिए। उसने पहले ही शिकारी श्रेणी का मिशन लेने का फैसला कर लिया था।
अनुभव बढ़ाने के लिए यह मिशन किसी भी अन्य मिशन से बेहतर था। और यह मिशन काफी दिलचस्प लग रहा था। उन्होंने तुरंत मिशन बिल को आवेदन रजिस्ट्रार के पास ले जाकर जमा किया और मिशन के बारे में और अधिक पढ़ने के लिए तुरंत पुस्तकालय में जाकर बैठ गए। शाइया मैदानों में पारिस्थितिक अस्थिरता के पहले संकेत लगभग 3 सप्ताह पहले देखे गए थे। शाइया मैदानों में पाई जाने वाली प्रमुख शाकाहारी प्रजातियों, जैसे 6 टांगों वाले हिरन और 3 पूंछ वाले गजेल की आबादी में अचानक कमी आने लगी थी। तब से छिटपुट रूप से ऐसे जीवों को देखे जाने की घटनाएं शुरू हो गईं, क्योंकि एक मुठभेड़ में बच निकले कई स्थानीय निवासियों ने एक अजीब बहुटांगों वाले प्राणी को दूर से आते जाते देखा था। उस जीव का वर्णन काफी विचित्र था। उसका मुख्य शरीर चूहे जैसा था, फर की जगह शल्कों से ढका हुआ था। कथित तौर पर उसके 12 अंग और एक लंबी पूंछ थी, और मंत्रालय द्वारा किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षणों के आधार पर उसके काटने का निशान बहुत ही अजीब था। केवल इस जानकारी के आधार पर मंत्रालय उसकी प्रजाति की पहचान करने में असमर्थ था। सौभाग्यवश उस प्राणी की युद्ध क्षमता का अनुमान निम्न मध्य श्रेणी के मार्शल अप्रेंटिस स्तर का लगाया गया था, क्योंकि यह प्रमाणित रूप से मध्य श्रेणी के अप्रेंटिस स्तर की युद्ध क्षमता वाले कुछ देशी शीर्ष शिकारियों का शिकार करने में असमर्थ था। इस प्रकार मिशन की शुरुआत हुई। मिशन का उद्देश्य यथासंभव अधिक से अधिक खुफिया जानकारी और प्रासंगिक जानकारी जुटाना था, जिसमें शामिल है लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है: रूप रंग, प्राथमिक निवास स्थान, कैलोरी की खपत, यात्रा के तरीके, यात्रा के साधन और आहार आदि। पहले तो रूई को ये बात बेतुकी लगी कि एक मार्शल आर्टिस्ट से ये सारे काम करने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन मिशन में ये बताया गया था कि मंत्रालय मार्शल आर्टिस्ट को ऐसे आसान उपकरण मुहैया कराएगा जिनसे जरूरी जानकारी रिकॉर्ड करना बेहद सरल हो जाएगा। उसे बस सही समय पर सही बटन दबाकर किसी खास रिकॉर्डिंग फंक्शन को पूरा करना था, यानी उसे किसी उबाऊ पर्यावरणीय प्रक्रिया में मानसिक रूप से उलझने की जरूरत नहीं थी। यदि उस जानवर की युद्ध क्षमता अपेक्षित स्तर पर थी, तो उससे यह अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने मिशन के दूसरे उद्देश्य के हिस्से के रूप में उस जानवर को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़े। मिशन बिल का शेष भाग उन प्रोटोकॉल के बारे में था जिनका पालन मार्शल आर्टिस्ट को करना आवश्यक था, साथ ही कुछ अतिरिक्त जानकारी भी शामिल थी। ठीक है, रूई ने मिशन बिल बंद कर दिया। चलो इसके लिए चलते हैं। वह मिशन से पहले की प्रक्रियाओं को शुरू करने के लिए तुरंत आयोग विभाग की ओर रवाना हो गया। आखिरी बार यहां हस्ताक्षर कर दीजिए और आप जाने के लिए तैयार हैं, डिस्पैच सुविधा के एक कर्मचारी ने उन्हें बताया। आपके मिशन के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। रूई ने अपना निर्धारित सामान उठाते हुए सिर हिलाया। मार्शल अकादमी को अपडेट करने के लिए उसे जिस मिशन रिकॉर्डिंग डिवाइस का उपयोग करना था, उसके अलावा उसे पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्रालय के आयोग विभाग द्वारा एक पर्यावरण सर्वेक्षण उपकरण भी दिया गया था, जिसका उद्देश्य मंत्रालय द्वारा आवश्यक जानकारी और खुफिया जानकारी प्राप्त करना था। इस बार उसने अपना मुखौटा उतार दिया था, क्योंकि वह एक राक्षस से लड़ रहा था, किसी ऐसे इंसान से नहीं जो उसकी पहचान के सहारे उसे ढूंढ सके। अपना चेहरा न छिपाने में कोई खतरा नहीं था। वह शुक्रगुजार था, क्योंकि मुखौटे चाहे कितने भी अच्छे और आरामदायक क्यों न हो, फिर भी वे बहुत कष्टदायक थे। शाइया मैदान हाजिन से बैलगाड़ी से लगभग 3 घंटे की दूरी पर थे। हालांकि उन्हें बस दौड़ना था और वे 1 घंटे में वहां पहुंच जाते। हाजिन से निकलने में भी लगभग 1 घंटा लगता, क्योंकि वह बड़ा, घना और आबादी वाला शहर था। हाजिन से निकलते ही उसने राहत की सांस ली। ये दूसरी बार था जब वह किसी मिशन के लिए हाजिन से बाहर निकला था। उसे यह मानना पड़ा कि कम विकसित और उपनिवेश रहित क्षेत्र वास्तव में बेहद सुंदर और मनोरम प्राकृतिक वातावरण थे। पिछली बार वह इतना तनाव में था कि ठीक से इसकी सराहना नहीं कर पाया था, खासकर इसलिए क्योंकि मार्शल अप्रेंटिस के नेतृत्व में डाकुओं के एक गिरोह द्वारा घात लगाकर हमला किए जाने की पूरी संभावना थी। लेकिन इस बार वह कहीं अधिक शांत और संयमित था। वह पहले से कहीं अधिक मजबूत था और यह मिशन उसके पिछले मिशन जितना खतरनाक नहीं था। समतल भूभाग पर अंतहीन रूप से फैली हरियाली, साथ ही उगते सूरज की हल्की गर्मी से छनकर आती ताजी हवा की ठंडी बयार, सचमुच एक ऐसा शांतिपूर्ण एहसास जिसने स्वर्ग की अवधारणा को सार्थक कर दिया। खासकर पृथ्वी के किसी व्यक्ति के लिए। मनुष्यों ने धुएं और ग्रीनहाउस गैसों से पृथ्वी के वातावरण को बर्बाद कर दिया था। रूई इस बात से बेहद खुश था कि पनामा महाद्वीप अभी तक इस राह पर नहीं चला था। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कभी होगा, क्योंकि गाया ग्रह के चमत्कारी, रहस्यमय और अनोखे संसाधनों के सामने जीवाश्मय ईंधन तो बिल्कुल बेकार थे। उसके सुखद परिवेश ने मिशन को एक बोझ की बजाय छुट्टी जैसा बना दिया था, और वह जल्दी ही शाइया मैदानों में पहुंच गया, जहां से उसने एक चट्टान की चोटी से विशाल मैदानों को नीचे देखा। ये घास की अनगिनत किस्मों से भरा एक विशाल समतल मैदान था।
जिसमें चौड़ी शाखाओं वाले घने वृक्ष फैले हुए थे। दूर से उसे कई जीव जंतु दिखाई दे रहे थे, जिनमें 6 टांगों वाले हिरणों के झुंड, पक्षी और अन्य छोटे स्तनधारी शामिल थे। मैदान इतने विशाल थे कि क्षितिज से भी आगे तक फैले हुए थे, जिससे यह एक विशाल क्षेत्र बन जाता था जहां उसके मिशन का लक्ष्य स्थित हो सकता था। इसके अलावा मार्शल अकादमी और मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी से पता चलता था कि प्रश्न में उल्लिखित जानवर या जानवर स्वभाव से काफी मायावी थे। मार्शल यूनियन और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मंत्रालय द्वारा निगरानी अभियानों के लिए ये दिशानिर्देश बनाए गए थे, ताकि मार्शल आर्टिस्ट अपने मिशन को आसानी से पूरा कर सकें। इसके अलावा एक संबंधित प्रोटोकॉल प्रणाली भी थी जो मार्शल आर्टिस्ट को ये तय करने में मदद करती थी कि किन परिस्थितियों में कौन सी कार्रवाई सबसे उपयुक्त होगी। साथ ही कई मिशनों में सीधे दिशानिर्देश दिए गए थे ताकि मार्शल आर्टिस्ट को ऐसे क्षेत्र के बारे में निर्णय न लेना पड़े जिसमें उन्हें विशेषज्ञता न हो। इस विशेष मिशन के लिए अनुशंसित निगरानी विधियों में से एक स्थिर निगरानी थी, जिसमें सबसे अधिक सक्रियता की अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर संवेदी तकनीकों का निरंतर उपयोग शामिल था। पर्यावरण और पारिस्थितिकी मंत्रालय ने मिशन बिल में कहा था कि उनके द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों से पता चलता है कि विचाराधीन जीव मुख्य रूप से निशाचर था। शिकार के ज्ञात स्थानों का मूल्यांकन करके मंत्रालय ने उन स्थानों को शाया मैदानों की शाकाहारी प्रजातियों के ज्ञात आवास चक्र से जोड़ा और इन शिकार की घटनाओं के समय का अनुमान लगाया। फिर प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा दिए गए समय के साक्ष्यों से पुष्टि करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जानवर आधी रात के दौरान सबसे अधिक सक्रिय था। ये रूई के लिए अच्छी खबर थी, क्योंकि जानवर निशाचर नहीं होते और रात में आराम करते हैं, इसलिए उनकी भूकंपीय मानचित्रण तकनीक से उन्हें बहुत अधिक दूरी तक हलचल का पता लगाना आसान हो गया। इसका मतलब ये था कि यदि उनके मिशन का लक्ष्य रात में अत्यधिक सक्रिय होता तो उसका भूकंपीय संकेत स्थिर अवस्था में आराम कर रहे जानवर के भूकंपीय संकेत की तुलना में कहीं अधिक परिवर्तनशील होता। इसका अर्थ ये था कि लक्ष्य की पहचान करना कहीं अधिक आसान हो जाता। जानवरों के प्राथमिक आवास का पता लगाने के लिए भूभाग को छानना एक और आम तरीका था। दिन के समय, जब सबसे खूंखार जानवर के आराम करने और सोने की संभावना सबसे अधिक होती थी, रूई शाया मैदानों को एक एक करके छानता था, जब तक कि उसकी संवेदी तकनीक वांछित जानवर की उपस्थिति का पता नहीं लगा लेती थी। ग्रिड सर्चिंग एक आम तरीका था जिसका इस्तेमाल वन सर्वेक्षण दल पृथ्वी पर जंगलों का मानचित्रण और माप करने के लिए करते थे। ये किसी भी क्षेत्र का मानचित्रण और माप करने का एक कुशल तरीका था और इससे त्रुटि की संभावना काफी कम हो जाती थी। एक समय में एक ही ग्रिड पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके यह अनियमित और अव्यवस्थित निगरानी को रोकता था। इन दो निगरानी विधियों ने रूई को दिन रात घेरे रखा। सौभाग्य से वह अपने साथ कई कायाकल्प औषधियां लाया था, जिससे वह लंबे समय तक सतर्क रह सका और इस मिशन को पूरा करने की गति बढ़ा सका। ग्रिड खोज केवल दिन के समय ही उपयोगी होगी जब मिशन का लक्ष्य स्थिर होकर आराम कर रहा हो। यदि वह अन्य सभी जानवरों की तरह सक्रिय हो तो ग्रिड खोज पूरी तरह से बेकार होगी, क्योंकि मिशन का लक्ष्य न केवल अपने प्राथमिक शिकार स्थल पर मौजूद नहीं होगा, बल्कि संभवतः शाया मैदानों में घूम रहा होगा, शिकार कर रहा होगा या शीर्ष शिकारी जो भी करते हैं वह कर रहा होगा जब वे शिकार नहीं कर रहे होते हैं। रूई ने अपने मिशन ट्रैकिंग उपकरण पर एक बटन दबाया, जिससे मिशन स्थल पर पहुंचने का संकेत मिला, और उसके ठीक बगल में एक और बटन दबाया जिससे मिशन के प्रारंभ होने का संकेत मिला। मिशन का टोही भाग अपेक्षाकृत सरल था, हालांकि लंबा और थकाऊ था। मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार उन्होंने ग्रिड सर्च शुरू कर दी थी। उन्होंने शाया मैदानों को एक एक एकड़ के वर्गों में विभाजित किया। 1 एकड़ वह सबसे बड़ा क्षेत्र था जिस पर उन्हें अपने मिशन के लक्ष्य का पता लगाने का पूरा भरोसा था। इससे बड़ा क्षेत्र होने पर जानकारी अस्पष्ट हो जाती थी। दिन के समय काफी हलचल रहती थी, इसलिए संभवतः वे रात के दौरान इस दायरे को काफी हद तक बढ़ा सकेंगे। शिकारी श्रेणी के मिशनों के लिए उपलब्ध कुछ सुविधाजनक मानक उपकरणों का उपयोग करते हुए वह अपनी ग्रिड खोज प्रक्रिया को काफी सहजता से शुरू करने में सक्षम था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और भूकंपीय डेटा पर ध्यान केंद्रित करने और उसके अर्थ को समझने की पूरी कोशिश की। भूकंपीय मानचित्रण से उसे स्थलाकृति और आसपास की वस्तुओं का मोटा-मोटा अंदाजा मिल गया, लेकिन इससे उसे भूकंपीय कंपन उत्सर्जित करने वाली वस्तु की सटीक जानकारी नहीं मिल पाई। बेशक वह जमीन पर संपर्क बिंदुओं की संख्या और उनके वजन के आधार पर कुछ भूकंपीय विकिरण के स्रोत का अप्रत्यक्ष रूप से अनुमान लगा सकता था। मनुष्य 2 पैरों पर चलते हैं, उनके दोनों पंजे जमीन पर टिके होते हैं। इस बात के साथ साथ वह उनके वजन का अनुमान लगा सकता था और उनके पैरों की बनावट से वह तुरंत समझ जाता था कि वे मनुष्य हैं। कुछ हद तक वह इस पहचान प्रक्रिया को जानवरों पर भी लागू कर सकता था,
लेकिन इसके लिए उसे जानवरों के भूकंपीय संकेतों से परिचित होना जरूरी था। इसलिए रूई द्वारा वास्तविक ग्रिड खोज शुरू करने से पहले उसने सबसे पहले उन सामान्य प्रकार की पशु प्रजातियों के भूकंपीय संकेतों की पहचान करने और उनमें अंतर करने के लिए आवश्यक समय व्यतीत किया, जो संभावित रूप से उसे भ्रमित करके उसकी पहचान को गलत दिशा में ले जा सकते थे। अपने मिशन के लक्ष्य का पता लगाने के लिए उसे यह जानना आवश्यक था कि वह निश्चित रूप से क्या नहीं है, तभी वह भूकंपीय संवेदन में प्रवेश करने पर उसका पता लगा सकता था। उसने 6 टांगों वाले हिरन और 3 सींगों वाले गजेल के भूकंपीय संकेतों को याद करने में समय लिया ताकि जब भी उसे उनके भूकंपीय संकेत का पता चले तो वह उन्हें तुरंत खारिज कर सके। समय बीतने के साथ साथ वह शाइया मैदानों के भूकंपीय विकिरण से और अधिक परिचित होता गया। भूकंपीय आंकड़ों का जो अगोचर प्रवाह पहले था वह धीरे धीरे एक स्पष्ट तस्वीर में तब्दील होने लगा। काफी समय बीतने के बाद आखिरकार वह उस स्थिति में पहुंचा जहां वह आत्मविश्वास के साथ मिशन को आगे बढ़ा सके। थकावट से भरी आंखों से उसने आंखें खोली और कायाकल्प करने वाली औषधि की ओर हाथ बढ़ाया। ओह, धिक्कार है! सूरज डूबते देख उसने गुस्से में बड़बड़ाया। भूकंपीय मानचित्रण से उसे दिन का समय पता नहीं चल पाता था और न ही यह पता चल पाता था कि सूरज निकल रहा है, क्योंकि सूरज से कोई भूकंपीय विकिरण उत्पन्न नहीं होता। वह इतना मग्न हो गया था कि उसे समय का बिल्कुल भी पता नहीं चला। खैर, लगता है मैं ग्रिड सर्च कल से शुरू कर सकता हूँ, उसने आह भरी। फिलहाल तो यही लग रहा था कि उसे पहले स्थिर निगरानी शुरू करनी पड़ेगी। शाइया मैदानों में शाकाहारी पशुओं के झुंडों के स्थानीय प्रवास पैटर्न पर नजर डालते हुए उन्होंने मिशन बिल निकाला। यदि उनके मिशन का लक्ष्य शिकार करना शुरू कर दे तो वे उन संभावित स्थानों के करीब होंगे जहां उन्हें उस जीव या जीवों से सामना होने की सबसे अधिक संभावना होगी। उसने भूकंपीय मानचित्रण को सक्रिय किया और अपनी संवेदनशीलता की सीमा को यथासंभव बढ़ा दिया। भूकंपीय मानचित्रण एक संवेदी तकनीक होने के कारण भूकंपीय विकिरण को महसूस करने की कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं थी। हालांकि भूकंपीय विकिरण का स्रोत जितना दूर होता था, ध्वनि उतनी ही मंद और अस्पष्ट होती जाती थी। यह एक तरह से श्रवण शक्ति के समान था। हालांकि रूई किसी विस्तृत या स्पष्ट जानकारी की तलाश में नहीं था। वह शाकाहारी जानवरों के सबसे बड़े झुंड का पता लगाना चाहता था जो विश्राम कर रहे हों, इससे पहले कि वे विश्राम करें और भूकंपीय विकिरण का उत्पादन कम कर दें, जिससे उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मंत्रालय के आयोग विभाग द्वारा दी गई जानकारी की बदौलत उन्होंने खोज की दिशा को सीमित कर लिया था। अब उन्हें केवल सामान्य भूकंपीय विकिरण के सबसे बड़े स्रोत का पता लगाना था और वे लगभग निश्चित हो सकते थे कि इसके लिए शाकाहारी पशुओं के झुंड जिम्मेदार थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक ही प्रजाति के पशुओं के सबसे बड़े समूह शाकाहारी पशुओं के ही होते थे। शिकारी जानवर आमतौर पर या तो अकेले होते थे या बहुत छोटे झुंड या समूह का हिस्सा होते थे। ये रूई की रणनीति थी कि वह अपने मिशन के लक्ष्य से पहले शाकाहारी जानवरों के झुंड का पता लगा ले। ये रहे, उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, भूकंपीय विकिरण के स्रोत की सटीक दिशा का पता लगाने की कोशिश करते हुए, जिसे वह अपने लक्ष्य का निशाना बनाना चाहता था। वह तुरंत पूरी गति से दौड़ने लगा, अपनी दोनों प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों को अधिकतम सीमा तक सक्रिय करते हुए और साथ ही अपनी यात्रा की गति को बढ़ाने के लिए आउटर कन्वर्जेंस का उपयोग करते हुए अविश्वसनीय रूप से तेज गति से दौड़ने लगा। उसे इस कार्य से उत्पन्न होने वाले तीव्र भूकंपीय विकिरण का एहसास हो रहा था। वह अपने हर कदम पर धरती को कांपते हुए महसूस कर सकता था। जल्द ही वह अलग अलग दिशाओं में भूकंपीय विकिरण के कई स्रोतों को और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करने लगा। जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसे एहसास हुआ कि जिसे वह एक स्रोत का परिणाम समझ रहा था, वह वास्तव में कई स्रोतों का परिणाम था। बात सिर्फ इतनी थी कि भूकंपीय विकिरणों ने बहुत अधिक दूरी तक एक दूसरे में अत्यधिक हस्तक्षेप किया था, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे एक ही स्रोत से आ रहे हैं। झुंड से 500 मीटर की दूरी पर पहुंचते ही उसने अपनी दौड़ की गति धीमी कर दी और 300 मीटर की दूरी पर पहुंचते ही उसने प्रशिक्षु स्तर की किसी भी तकनीक का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, क्योंकि इससे बहुत अधिक ध्यान आकर्षित होता और अगर वे उससे भाग जाते तो उनका पीछा करने का कोई फायदा नहीं था। वह दुबक गया और शाइया मैदानों में सर्वव्यापी लंबी घास के नीचे छिप गया। ठीक है, अब कार्रवाई का समय आ गया है, उसने मन ही मन सोचा। जैसे जैसे उसका तनाव और सतर्कता बढ़ती गई, उसकी हृदय गति तेज होती गई।